ये छोटी सी डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि गिट जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसके जरिए आप अपना सोर्स कोड है उसको मैनेज कर सकते हैं और उस पर ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। जबकि गिटहब जो है वो क्लाउड बेस्ड होस्टिंग है जहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं गिट की रेपो को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्रीन शॉट नजर आ रहा है हमें जिसमें दिखा रहा है कि 3 डेवलपर्स अलग अलग मशीन्स पर काम कर रहे हैं और अपनी लोकल रेपो पे काम कर रहे हैं और एक रिमोट रेपो दिखाई गई है। रिमोट रेपो का मतलब कि जहाँ पर कोड एक्चुअली में सिंक होना है, डेवलपर 1, 2 और 3 अपना अपना काम कर रहे हैं और जब वो अपना काम फिनिश कर लेंगे तो वो कोड को पुश करेंगे तो वो रिमोट रेपो पे चला जाएगा और इस तरह से दूसरे जो डेवलपर्स हैं वो भी वहाँ पर कोड पुल या पुश कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहले डेफिनेशन है जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। मेनली जो सोर्स कोड होता है उसकी मैनेजमेंट के लिए हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है ताकि हम उसमें ट्रैक कर सकें कि कोड में कब कब कहाँ चेंज हुआ है और किसी भी टाइम पे अगर आपको रिवर्स करना है और देखना है फला टाइम पे क्या था वगैरह वगैरह वो आप देख सकते हैं। अगर डेवलपर से कोई गलती हो जाए, कोई मसला हो जाए तो आप उसको पिछले कोड से कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या चेंज किया गया था, ये क्या मसला आ रहा है। जो कंपनीज किसी भी किस्म का सोर्स को वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज नहीं करती, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताई थी, तो उनको इश्यूज क्या आता है कि कोड जो है उसकी इंटेग्रिटी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर कि आया ये कोड जो भी मौजूद है ये अप टू डेटेड है या नहीं है। उस सूरत में क्या होता है कि किसी डेवलपर के पास अपडेटेड कोड हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता, और जो सेंट्रल रिपोजिटरी उन्होंने जिस तरीके से भी बनाई हो सकता है वो कोई भी टूल यूज ना कर रहा हो तो वो तो मैनुअल एक फोल्डर बनाकर उसके ऊपर अपलोड करते होंगे या कॉपी पेस्ट करते होंगे, तो उसके अंदर ये इश्यूज आते होंगे कि भाई ये कोड अपडेटेड नहीं है, इसमें ये मसला है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, ये तो एक जनरल वर्जन कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है इसमें। बगैर वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आपको वही सोर्स कोड की मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, बैकअप नहीं होगा, अप टू डेट नहीं होगा। प्लस जब डेवलपमेंट होती है उसके अंदर फिर टाइम टू मार्केट का जो फैक्टर है उसमें इश्यूज आते हैं कि आप कोड ही ढूंढ रहे होते हैं कि भाई मेरे पास अपडेटेड था, इसके पास नहीं था वगैरह वगैरह। अच्छा, जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है इनको सोर्स कोड मैनेजमेंट या एससीएम वगैरह भी कहा जाता है। अब उस स्पेसिफिक डेफिनेशन के बाद जो गिट जो है उसके बारे में कुछ डेफिनेशन आ रही है कि ये गिट जो है एक्चुअली क्रिएट किया गया था लाइनस टॉरवेल्ड 2005 के अंदर। एक्चुअल में डेवलपमेंट करनी थी उसमें लिनक्स के कोड के ऊपर है। अच्छा, इसके अलावा ये सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रल और डिस्ट्रीब्यूटेड का डिफरेंस मैंने स्टार्ट में बताया था कि सेंट्रल का मतलब ये होता है कि एक सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद है और सब डेवलपर्स जो है वहां पर कनेक्टेड होते हैं और काम कर रहे होते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि वो वहाँ उनको कनेक्ट होना जरूरी नहीं होता, वो लोकल अपनी कॉपी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और जब उनको जो है काम को फिनिश करना होता है यानी कि आप आगे पुश करना होता है तो जस्ट वो कोड को पुश करते हैं, उसके लिए उनको उससे कनेक्ट होना पड़ता है। हर वक्त लोकल रेपो को रिमोट रेपो से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती। इस तरह से कुछ और डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। प्राइमरीली यूज होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर और बहुत स्पीडी है, सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूटेड है वगैरह वगैरह। अगर आप गिट नहीं यूज कर रहे हैं वो बात बार बार आ रही है कि उसकी वजह से आपको टाइम भी कंज्यूम होता है और एरर्स वगैरह के इशू भी आते रहते हैं। बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ है गिट्स के बारे में कि बेनिफिट क्या है इसका। वर्जनिंग इसमें ऑटोमेटिक है, टीम कोलैबोरेशन सिंपल है, हर डेवलपर के पास अपनी वर्किंग कॉपी होती है जिसके लोकल कॉपी जिसको भी हम कह सकते हैं,
कि वो उसमें काम कर रहा होता है और फाइनल करने के बाद वो कोड को पुश कर देता है। और इसके अंदर लॉन्ग टर्म चेंज हिस्ट्री का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि जब से आपने काम शुरू किया है, जब जब भी कोड के अंदर चेंजेस हो रही हैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री उसके अंदर मेंटेन हो रही है कि किस डेवलपर ने कब क्या चेंज किया था फाइल लेवल पर। और जब भी सेव होता है तो उसमें कमेंट्स या मैसेज आप सेव करवाते हैं कि भाई मैंने ये चेंज किया था और इसका पर्पस ये था वगैरह वगैरह, ताकि आप आइडिया हो जाए कि एक तो ये चेंज कब किया गया था और डिफरेंस देके आप एग्जैक्टली चेंज भी देख सकते हैं, और डेवलपर अपने कमेंट्स या रिमार्क्स भी उसमें ऐड कर देता है, जिससे रीडेबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। अदनान, एक क्वेश्चन आया ऐसा का, सेंट्रल को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया जा सकता है? सेंट्रल को डिस्ट्रीब्यूटेड बनाया जा सकता है क्या, जैसे असल में दो टाइप्स हैं, एक सेंट्रल जो है वो अलग चीज है, डिस्ट्रीब्यूटेड एक अलग चीज है। तो गिट जो है वो सेंट्रल नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि हर एक के पास अपनी एक सेपरेट कॉपी होती है, ठीक है, और उसके जरिए वो काम कर होता है। और गिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड से ही काम करता है। और सेंट्रल जो होता है वो पुराने या डिफरेंट जो वर्जन टूल्स कुछ अवेलेबल हैं उनके अंदर सिर्फ सेंट्रल का ही ऑप्शन होता है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड का ऑप्शन नहीं होता। कुछ लिंक्स भी दिए हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मजीद मिल सकती है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन लिंक्स को गो थ्रू लाजमी कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक ये स्लाइड है, ये ब्रांच और मर्जिंग की, इसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो मैं ब्रांच और मर्जिंग के बारे में मैं बात करूंगा। अभी फिलहाल हम देखते हैं इसको कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा इसकी सिंपल है, आपने जस्ट ये कमांड चलानी है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे पास सर्वर अवेलेबल है और अगर मैं इसके ऊपर LDC कमांड चला कर देखूँ, अच्छा मैंने यम की कमांड चलाई है। यम की कमांड क्या करती है कि लिनक्स के अंदर इनकी रिपोजिटरी नेट पर इनके जो भी सर्वर आप यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड मौजूद होती है, जिसमें ये सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद होते हैं। यम की कमांड के जरिए आप उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। यानी कि मैं लेट से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है यम इंस्टॉल गेट, इसका मतलब ये है कि ये अपने रेपो में जाएगा, वहाँ पे गेट का सॉफ्टवेयर मौजूद होगा और उस सॉफ्टवेयर को, गेट के सॉफ्टवेयर को ये वहाँ से डाउनलोड करेगा और यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, हम क्योंकि यम की कमांड फर्स्ट टाइम चला रहे हैं तो ये अपनी रेपो को अपडेट कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और वंस ये चल जाएगा तो उसके बाद जो गेट जो है वो आपके सिस्टम पर आ जाएगा। दूसरा, अगर आप इसको लिनक्स की बजाय विंडोज पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप गिट की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पर इसका सेटअप मौजूद होता है और आप इसको वहां से जस्ट लाइक कोई भी विंडोज में जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आप गिट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। विजिट खुलता है, उसमें आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास गिट इंस्टॉल हो जाएगा और आप विंडोज में भी इसको यूज कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट कोई खास मुझे कोई सिंगल कमांड भी याद नहीं आ रही कि जो लिनक्स या विंडोज में अगर आप यूज करें तो वो डिफरेंट, ऑलमोस्ट गिट की सारी कमांड सेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडोज हो या लिनक्स हो। ठीक है, ये आप इसको यस करते हैं, ये पैकेज डाउनलोड करने की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें आप एक चीज नोट करें कि मैंने इसको सिर्फ गिट इंस्टॉल करने का कहा था, लेकिन ये तकरीबन 32 पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है।
ओके, हमने तो सिर्फ एक पैकेज गिट का पैकेज इंस्टॉल करने की बात की थी। तो यम की कमांड का एक्चुअल में बेनिफिट ये है लिनक्स के अंदर खासतौर पे कि ये कोई भी सॉफ्टवेयर या पैकेज जो आप लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं थ्रू यम, ये उसकी डिपेंडेंसी चेक करता है। डिपेंडेंसी चेक करने का मतलब ये है कि भाई अगर मुझे फॉर एग्जांपल पैकेज ए इंस्टॉल करना है लेट्स से, तो अगर पैकेज ए इंस्टॉल करने की जो डिपेंडेंसी जो या रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बी पैकेज और सी पैकेज भी इंस्टॉल हो, तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेता है कि भाई मुझे अगर ए पैकेज इंस्टॉल करना है तो बी और सी भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेटिकली उसकी डिपेंडेंसी भी खुद इंस्टॉल कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि आपने जो है ये इंस्टॉल किया था, लेकिन इसको इंस्टॉल करने की जो रिक्वायरमेंट है वो ये तमाम पैकेजेस भी हैं। तो अब इसने इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट कर दी, यहाँ पे कंप्लीट भी लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम इसको अगर क्या करें, जैसे कि यहाँ स्लाइड में भी हमारे पास लिखा हुआ है, हम अगर चला कर देंगे गिट वर्जन, तो अगर गिट इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आपको एरर दे देगी। तो इससे आपको पता है आपका गिट का कौन सा वर्जन चल रहा है, तो जो भी अभी लेटेस्ट ये वर्जन चल रहा होगा। अच्छा, एक और कमांड लिखी है विच गिट। विच की कमांड लिनक्स में ये काम करती है कि आप जो भी कमांड लिख रहे हैं वो एक्चुअल में कोई ना कोई फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल या स्क्रिप्ट है, वो कहाँ पड़ा है। तो ये आपको बता रहा है कि ये जो गिट की एग्जी फाइल है या स्क्रिप्ट कह लें आप इसको, ये रूट के अंदर यूएसआर के अंदर बिन का फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है। यानी कि ये सिर्फ कमांड चेक करने के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो गिट को इंस्टॉल करने की सिर्फ एक कमांड थी और वो ये थी गिट इंस्टॉल जब इंस्टॉल गिट। और अगर आप डैश वाई लिख देते तो ये आपसे यस वगैरह के जो ऑप्शंस बार बार आ रहे थे वो भी ये नहीं पूछता, बल्कि ऑटोमेटिकली गिट इंस्टॉल कर देता। ये कुछ कमांड लिखी हैं इसके अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, कि गिट को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। गिट को कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है कि आप जो है इसकी कलरिंग जो है वो ऑटो कर दें। तो ये कुछ कमांड्स में आप देखेंगे कि फला चीज का फला कलर कर देगा वगैरह वगैरह। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप अपनी रेपो के अंदर किसी भी किस्म की चेंजेस करते हैं तो इसको दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कि वो जो चेंज कर रहा है उस यूजर का नाम क्या है। तो हमें ये यूजर नेम सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये कमांड गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम अदनान, ठीक है। और एक कमांड लिखी है ग्लोबल के साथ यूजर की ईमेल। तो अगर आप ये नहीं सेट करते तो जब भी आप कमेंट करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि ये दो चीजें भी प्रोवाइड करें। तो इसमें ये कमांड दी हुई है कि यूजर नेम और ईमेल अगर आपने सेट करना तो इस तरह से होगा। एक बात अच्छा, अगर आप गौर करें तो सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में, कि सेकंड लाइन में ग्लोबल लिखा हुआ है और थर्ड लाइन के ऊपर ग्लोबल के बगैर सेम कमांड है। यानी कि सेकंड और थर्ड जो लाइन है उसके अंदर सिर्फ ग्लोबल का कीवर्ड एक्स्ट्रा आ रहा है। ये फर्क क्या है? फर्क ये है कि रेपो जो है आप एक सिस्टम में लाजमी तो नहीं है कि एक ही रेपो पे काम करते हैं। लेट्स से अगर आप कहीं पे फ्रीलांसिंग करते हैं या आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है उसके लिए आपने नाम और ईमेल एड्रेस डिफरेंट रखना है। तो ये उसके हिसाब से सेटिंग है। ग्लोबल का मतलब ये होता है कि अगर आप ग्लोबल के साथ सेट करेंगे तो इस सिस्टम के ऊपर गिट की जो भी कमांड चलेंगी उसमें ये यूजर नेम और पासवर्ड, ये यूजर नेम और ईमेल साथ में कमिट के अंदर सेव होगा कि भाई इस यूजर ने और उसका ईमेल एड्रेस ये था, उसने ये वर्किंग की है। लेकिन लेट्स से मेरे पास दो कंपनियों के प्रोजेक्ट हैं और मैं अपने एक ही सिस्टम से सिक्योरली काम कर रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर ग्लोबल के बजाय उस डायरेक्टरी के अंदर जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट होगा उस पर जब ये कमांड चलाऊंगा तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ स्पेसिफिक इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी वर्किंग होगी इसमें ये वाला नाम और ईमेल एड्रेस जाएगा। दूसरी वाली में मैं कुछ और चलाऊंगा तो उसके अंदर कुछ और जाएगा। तो जैसे ये नीचे भी तीन जो बुलेट्स दी हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि जो गिट कॉन्फिग की फाइल है ये लोकेशन भी लिखी हुई है और इसके अंदर क्या है, कंटेन सेटिंग्स दैट आर सिस्टम वाइड एंड अप्लाई टू ऑल यूजर इन ऑल ऑफ देयर रिपोजिटरीज। वही बात है तमाम यूजर्स के ऊपर और तमाम रेपो जो भी बनेंगी अगर आप ग्लोबल के साथ यूज करते हैं तो वो तमाम के ऊपर यूज हो जाएंगी। प्लस अगर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा यूजर्स हैं गेट से तो उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन दूसरी एक फाइल है उस, अच्छा कहने का मतलब ये है कि एक तो ये तरीका है जैसे गेट कॉन्फिग की कमांड आप चला रहे हो तो उस कमांड के जरिए आपने ये पैरामीटर सेट किया है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ये कमांड ना चलाएं बल्कि इन फाइल्स को बना दें अगर बनी हुई नहीं है, और अगर बनी हुई है तो इनको एडिट करें और डायरेक्ट ये सेटिंग आप उसके अंदर भी पेस्ट कर दें तो ये वहां से भी उठा लेगा, ठीक है। लास्ट वाली जो बुलेट अगर आप देखें इसमें डायरेक्ट रेपो के अंदर एक फाइल है उसके अंदर ये चेंजेस कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा कि भाई जब मैं इस स्पेसिफिक रेपो में काम करूंगा तब ये सेटिंग जाएगी, बाकियों में ये सेटिंग नहीं जाएगी। ये मैं बहुत हाई लेवल लेके चल रहा हूँ, जब हम इसको डिटेल में कोर्स के अंदर देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता ही लगेगा। सिंपल लेवल में ये चीज है कि गिट के अंदर जो भी यूजर काम कर रहा होगा तो उसको अपना यूजर नेम और ईमेल जो है वो प्रोवाइड करना होता है ताकि आप जो है ट्रैक कर सकें कि ये चेंजेस किस यूजर ने परफॉर्म किए।
जब आप रेपो बनाएंगे सिस्टम के ऊपर तो उस रेपो के अंदर 3 स्टेजेस या एरियाज होते हैं, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और कमिट एरिया। अब ये क्या चीज़ है? अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये वो एरिया है जहाँ पर आप फाइल्स क्रिएट करते हैं। मतलब एक सिंपल आपने विंडोज या लिनक्स में फोल्डर बनाया, उसमें आपने फाइल्स बनाई, या हो सकता है डिलीट की, या हो सकता है चेंजेस की, या जो ऑलरेडी मौजूद है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं ना, ये तो आप एक उस फोल्डर में कर रहे हैं जो आपको विंडोज में नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि भाई इसको आपने आगे बढ़ाना है, तो आप उसके कुछ स्टेप्स या कमांड होगी वो हम देखेंगे, तो वो स्टेजिंग एरिया के अंदर जाएगा। स्टेजिंग एरिया को इंडेक्स भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक फोल्डर में एक फाइल बनाई जिसमें आपने 10 लाइन लिख दी, तो इसका अब तक मतलब क्या है? ये वर्किंग एरिया है कि आपका एक फोल्डर था और उसमें आपकी ये फाइल पड़ी हुई है जिसमें आपने कुछ लिखा है। अब आप इसको नेक्स्ट फेज में लेके जाना चाह रहे हैं, स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया का मतलब ये है कि अब आप चाह रहे हैं कि ये फाइल रेपो के अंदर जाकर सेव की हो। तो अभी तो ये बिल्कुल सिंपल एक फाइल, लेट्स से आपने 5 फाइल्स बनाई हैं, 5 फाइल में से सिर्फ एक फाइल के अंदर जो चेंजेस हुई हैं आप उसको, उसका मतलब क्या होगा? 10 में से 9 फाइल्स आपके फोल्डर में एज इट इज पड़ी हुई है, 10वीं भी जो पड़ी हुई है वो अगले एरिया में ट्रांसफर आप कर देंगे, स्टेजिंग एरिया। और स्टेजिंग एरिया में जब ये चली जाएगी तो को भी सेफ चाह रहे हैं, बाकी चेंजेस की रिफ्लेक्शन आप नहीं चाह रहे, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप कमिट एरिया में चले जाते हैं। वो सिंपल कमांड्स हैं, जब हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि हम स्टेजिंग एरिया में किस तरह से मूव करते हैं किसी एक फाइल को या तमाम फाइल्स को। और उसके बाद फिर आप बता दें भाई मैंने स्टेजिंग एरिया में ये फाइल डाल दी है, इनको अब एक्चुअल में सेव कर दो रेपो के अंदर। जब आप कमिट करेंगे तो जो फाइल्स आपने स्टेजिंग एरिया में दी होंगी, लेट्स से आपने तमाम दी हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपको वो जो लोकल फोल्डर में फाइल्स नजर आ रही हैं अब वो आपकी लोकल रेपो के अंदर सेव हो गई हैं। और जब आप सेव करेंगे तो उसको आप एक कोई मीनिंगफुल मैसेज या कमिट मैसेज जिसको कहते हैं वो आप देंगे। जैसे आप देंगे तो वो उस टाइम को, उस ऑथर को या जो भी डेवलपर है जिसका नाम और ईमेल आपने दिया था वो, और एक यूनिक SHA-1 वैल्यू जो है, #1 वैल्यू जो है वो उसकी जनरेट कर देगा और वो अपने पास ट्रैकिंग में डाल देगा कि भाई ये चेंज इस टाइम पर हुआ था। और उसमें जो जो चेंजेस हुई थी वो अपने पास इंडेक्सिंग के अंदर वो सेव कर लेता है या डेटाबेस में सेव कर लेता है। अच्छा, लेट्स से आपने 2 बजे पहली चेंजेस की, तो आपका पहला कमिट हो गया 2 बजे। और हेड को आप ये समझ लें जैसे आपका कर्सर या पॉइंटर होता है, यानी कि आप 2 बजे की पोजीशन पे खड़े हैं। अब आपने आधे घंटे मजीद काम किया, 2:30 बज गए, और 2:30 बजे आपने एक और कमिट किया, तो कमिट आपके 2 हैं और हेड आपका 2:30 बजे पे खड़ा हुआ है। फिर 3 बजे आपने चेंज किया, तो इसका मतलब है 3 कमिट हो गए, 3 बार आपने कमिट किया, हेड आपका 3 बजे आ गया। तो हेड का मतलब है कर्सर, जिसका मतलब अब जो भी वर्किंग करेंगे इसके बाद वो अप्लाई होगी। अब किसी भी वजह से अगर आपको 2:30 बजे रिवर्स जाना है तो इसका सिंपल मतलब होगा आप अपने पॉइंटर को या कर्सर को या गिट के मुताबिक हेड को रिवर्स करेंगे कि भाई 2:30 बजे के टाइम पे चले जाओ वापस। तो उसका मतलब क्या होगा कि 3 बजे तक जो आपने सेव कर दिया था, अब उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन हैं कि 2:30 बजे जाऊंगा तो 2:30 बजे के बाद जो काम किया है वो आप डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होंगे। लेट से आप कहेंगे भाई मैं चाह रहा हूँ 2:30 बजे की पोजीशन पर आ जाओ, 2:30 बजे के बाद जो भी जितना भी काम हुआ ना वो मेरे लिए यूजलेस है, उसको डिस्कार्ड कर दो, तो ये भी ऑप्शन है। दूसरा होगा नहीं भाई उसको डिस्कार्ड नहीं करो, उसको रिवर्स करके स्टेजिंग एरिया में ले आओ, ये हो सकता है। या तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है नहीं स्टेजिंग एरिया में नहीं, नॉर्मल वर्किंग एरिया के अंदर ले आओ। कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई गेट के अंदर हेड को रिवर्स करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि जब मैं पीछे आऊंगा तो अगली फाइलों के साथ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या मैं उनको परमानेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ या मैं उसको एक स्टेजिंग एरिया में जो है वो रखना चाह रहा हूँ, या फिर मैं वर्किंग एरिया में लेकर आना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ डायग्राम है जिसके जरिए ये भी समझाया गया है कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब क्या, आपने एक फोल्डर बनाया लेट से ABC के नाम से, ठीक है। अब उस फोल्डर के अंदर आप कोई फाइल बनाएंगे, फाइल 1, फाइल 2 या index.html आपने बना दिया। अब वो फिलहाल सिर्फ आपकी लोकल डायरेक्टरी या सिस्टम के अंदर मौजूद है, ठीक है। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे git add और आगे आप बताएंगे किस फाइल को ऐड करना है, तो उसका मतलब है कि गिट जो है उसको स्टेजिंग एरिया में मूव कर देगा। नजर वो आपको वर्किंग एरिया में नजर आ रही होगी, लेकिन बैकएंड पे
जो है गेट अपनी डेटाबेस में नोट कर लेगा कि मुझे इंडेक्स के अंदर इसको इंडेक्स करना है, नोट कर लिया। सेकंड, उसके बाद आप जब कमिट की कमांड चलाएंगे तो उसका मतलब है वो अपनी लोकल रेपो में सेव कर लेगा। लोकल रेपो में सेव करने का मतलब ये है कि आप अगर उसको वर्किंग डायरेक्टरी, लेट्स से सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की बात करूं कि अगर आप डिलीट भी कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है लोकल रेपो के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आपके लोकल रेपो के अंदर वो मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और कमांड्स भी लिखी हुई हैं, गिट चेकआउट, मर्ज वगैरह, इस पर हम बाद में बात करेंगे। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा जो आ रही है वो है रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी का मतलब ये है कि आपने गिटहब वगैरह पर अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, और आप वहां पर इस रेपो को लेके जाना चाहते हैं, तो आप जो भी चेंजेस करेंगे वर्किंग डायरेक्टरी में, उसको पहले आप स्टेजिंग एरिया में लेकर आते हैं, उसके बाद आप उसको कमिट करते हैं, तो वो आप ही के सिस्टम पे फाइनलाइज हो चुकी है। और अब आप चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये मैंने काम कर लिया और ये कोड जो है अब रिमोट रेपो के ऊपर पुश कर दो। जैसे ही आप गिट पुश की कमांड चलाएंगे तो आपने जो भी लास्ट कमिट किया हुआ है डेटा, वो सारा डेटा रिमोट रेपो पे चला जाएगा। और रिमोट रेपो पे आने का मतलब ये होगा कि अब इस रिमोट रेपो पे आपने जिस जिसको भी एक्सेस दिया हुआ है वो तमाम उस कोड को अपने पास पुल कर सकते हैं, यानी कि वो अपने पास डाउनलोड करके वर्किंग कर सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक शक्ल यहाँ दिखाई गई है। अब ये एग्जाम्पल्स हम करके देखते हैं थोड़ी सी, या यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई रेपो के नाम से, रेपो 1, और मैं आ गया रेपो 1 के अंदर। ठीक है, अगर मैं एलएस करता हूँ तो रेपो 1 क्या चीज है? रेपो 1 एक सिंपल फोल्डर है या एक सिंपल डायरेक्टरी है और इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। एलएस कराऊं तो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नॉर्मल डायरेक्टरी या फोल्डर है। मैं अगर यहाँ लिख दूं गिट इनिट, जैसे ही मैं ये कमांड चलाता हूं तो ये क्या करेगा, एक खाली गिट की रेपो क्रिएट कर देगा। और एक चीज अगर आप नोट करें तो इसने लिखा है कि मैंने एक डायरेक्टरी इनिशियलाइज कर दी है डॉट गिट। अगर मैं एलएस करूं तो फर्क हमें अभी भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअल में इस कमांड ने जो काम किया है वो ये है कि अगर मैं लिखूं ls -a, तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हिडन डायरेक्टरी नजर आ रही है जिसका नाम क्या है, डॉट गिट। लिनक्स के अंदर जिस फाइल से पहले भी डॉट आ रहा है उसका सिंपल मतलब ये होता है कि वो हिडन डायरेक्टरी। सॉरी अदनान, गलती हो गई। तो हम गिट इनिट का काम क्या है कि लोकल रेपो जो है वो इनिशियलाइज करना, यानी कि एक डायरेक्टरी बना देगा हिडन, जो हमें एलएस की कमांड से नजर नहीं आती। ए की कमांड जब आप लगाएंगे स्विच इसमें तो आपको नजर आएगा। ये वो फोल्डर है जिसके अंदर गिट जो है इस तमाम फोल्डर के अंदर आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसको ये मैनेज करेगा। आप जो भी कमिट करेंगे, जो भी इंडेक्सिंग करेंगे, उन सब की वर्किंग जो है वो इसके अंदर कर रहा होगा। या सिंपल वर्ड में गिट की जो भी वर्किंग का जो भी मैकेनिज्म है वो इस हिडन डायरेक्टरी के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने ये कमांड चला दी। अच्छा, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये एक डॉट गिट हिडन डायरेक्टरी बना देगा जिस फोल्डर के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट फाइल होंगी जो कि गिट यूज कर रहा होगा टू स्टोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिपोजिटरी एंड कीप ट्रैक ऑफ चेंज्ड फाइल्स। ठीक है, अगर ये फाइल इसमें से डिलीट हो गई, ये फोल्डर लेट्स से ये डिलीट कर दिया, तो अब ये गिट डायरेक्टरी नहीं रहेगी, ये एक नॉर्मल फोल्डर हो जाएगा। गिट को नहीं पता कि ये क्या चीज है, तो ये फोल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसी भी हाल में डिलीट नहीं करना होता। अच्छा, इसके अलावा अभी हम इस पे जो भी वर्किंग करेंगे ये सिर्फ हम लोकल सिस्टम के ऊपर जो है वो वर्किंग करेंगे। अगर आपको रिमोट वर्किंग रिपोजिटरी पे काम करना है तो आपको गिटहब की वेबसाइट पे या और जो भी साइट्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि आप अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जो लोकल काम कर रहा हूँ वो मेरा एक गिट की जो रेपो है वहां पर ट्रांसफर हो जाए ताकि दूसरे भी उस पर काम कर सकें या वो डेटा सेव सके, तो हम वहां पर एक अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, गालिबन शायद मेरा अकाउंट बना हुआ है।
ये अगर मैं प्लेटफॉर्म पे अगर मैं ठीक है, अच्छा मेरा अकाउंट ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, मैं क्योंकि मैं ये साइन इन आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मेरे पास 2 रेपो भी बनी हुई है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप इसमें सिंपल अकाउंट बना सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, और इस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। तो इस पे अच्छा मैं इसमें एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। वो क्या है, मैं आया गिटहब की वेबसाइट पे और एक रेपो यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, इसमें कुछ फाइल रेपो में एक काम करते हैं, आपको 0 से लेके चलते हैं। मैं न्यू पर क्लिक करके एक नई रेपो बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ रेपो का नाम रख दिया डेवऑप्स रेपो, लेट्स से, ठीक है, और कोई वगैरह लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, और पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, ये सब ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और क्रिएट रेपो, अब 2 ऑप्शंस हम इसमें यूज कर सकते हैं कि अगर मैं पहले इसको क्रिएट करता हूँ, ठीक है, ये मैंने गिटहब की वेबसाइट की साइट के ऊपर एक रेपो बना दी है। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप नई रेपो बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपके पास लोकली आपके सिस्टम पे कोई चीज पड़ी हुई है और आप वो यहाँ पर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सारी कमांड इसने लिखी है कि आप ये काम कर लें तो ये डेटा यहाँ आ जाएगा, एक ऑप्शन। या फिर आप जो है चाह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, ये तो मेथड कहता है नई रेपो बनानी है। ये है कि अगर आपने रेपो बना ली है और उसको आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो ये कमांड चला। इन कमांड को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स से मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, ये गिट इनिट हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं, हिडन फाइल के अलावा, तो मैं एक नई फाइल यहाँ बना रहा हूँ। वी एडिटर से मैंने लिखा myfile1.txt, लेट्स से, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा दिस इज डेवऑप्स, फाइल मैंने बनाई, सेव कर दिया। अब जब मैं एलएस करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक फाइल नजर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं कैट की कमांड से देखूं तो मुझे इसमें कंटेंट भी नजर आ रहे हैं कि भाई आपने इसमें ये लिखा है, ठीक है। अब हमने वहां पढ़ा था कि वहां पर 3 चीजें थी, वर्किंग एरिया, स्टेजिंग एरिया और कमिट एरिया। अभी ये कौन से एरिया में, अभी ये वर्किंग एरिया में। तो मैंने क्या किया, मुझे इसको स्टेजिंग एरिया में मूव करना है। स्टेजिंग एरिया में मूव करने का मतलब होता है आप गेट ऐड की कमांड यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा गेट ऐड, और इसमें मल्टीपल कमांड अभी सिंपल रखने के लिए मैंने ये लिख दिया कि भाई ये जो फाइल मैंने बनाई है ना, इसका नाम मैंने आगे लिख दिया, इसको ऐड कर लो। इसको जब आप ऐड करते हैं, एलएस करते हैं, तो आपको फिलहाल तो कोई डिफरेंस नजर नहीं है, लेकिन मैं कमांड एक्स्ट्रा चलाता हूँ, गेट स्टेटस। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि एक नई फाइल आपने ऐड कराई है जिसका नाम ये है, और अगर मैं -s लिखूं तो यहाँ से इसका शॉर्टकट दिया सारी में, इसमें भी बता रहा है कि आपने एक फाइल ऐड की है, इसका नाम ये है, ठीक है। अब मैं इस फाइल को, एक तो मेरी ये लोकल डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, इसको मैं स्टेजिंग एरिया में लेके जा चुका हूँ इंडेक्स में। अब मैं इस चेंज को सेव करना चाहता हूँ। सेव का मतलब है लोकली जो रेपो मेरी बनी हुई है उसमें ये सेव हो जाए। तो मैं कमांड यूज करूंगा ये वाली, गेट कमिट वाली। अच्छा, गेट कमिट -m, और मैंने कहा दिस या फर्स्ट कमिट सिंपल लिख दूं। फर्स्ट कमिट मतलब ये पहला काम है जो मैंने अभी तक किया है, डबल कोट्स के अंदर। ये मैंने कमांड चलाई, ये कुछ मैसेज दे रहा है, अगर आप पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि क्योंकि यूजरनेम वगैरह सेव नहीं किया, पासवर्ड सेव नहीं किया, तो इसने ऑटोमेटिकली जो है आपके सिस्टम लेवल के जो आईडीज हैं वो निकाल रही है कि भाई ये जो आप चेंज कर रहे हो ना वो इस डिटेल से आएगा कि रूट यूजरनेम है और root@devops.linux. ये मेरे मशीन की डिटेल है, उससे इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है,
लेकिन अगर तो मैं चाहता हूं कि भाई इसी आइडेंटिटी से है तो ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैं अपने नाम से भेजना चाह रहा हूं, तो ये आपको कमांड्स दिखा रहे हैं कि आप ये कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, ये अपना नाम और जो आपका ईमेल एड्रेस है वो लिख दें, तो जब भी कमिट होगा तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, अच्छा कर चुके हैं। इसके बाद जो है एक ऑप्शन है गिट रिमोट एड ओरिजिन, और आगे यूआरएल इसका बता रहा है। इसको बतानी पड़ेगी भाई आप इस कोड को कहां पर मूव करना चाहते हैं या सिंक करना चाहते हैं, तो उसकी ये कमांड है। अगर मैं इस कमांड को चला दूं, इसका मतलब है इसने अपने पास नोट कर लिया कि रिमोट रेपो कौन सी है। अगर आप रिमोट रेपो को देखना चाहते हैं तो आप ये कमांड भी यूज कर सकते हैं, गेट रिमोट डैश वी। तो इससे आपको मिल जाएगा भाई आपने जो रिमोट रेपो सेव की हुई है अभी फिलहाल वो ये वाली है। ठीक है, अब लास्ट कमांड ये कह रहे हैं कि अब आप फाइनली आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये कमांड चलाएं। तो अगर मैंने ये कमांड चलाई तो क्योंकि मैं रिमोट रेपो के अंदर चेंजेस करने जा रहा हूं, तो ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहे हैं। यूजर नेम पूछ रहे हैं, यूजर नेम मेरा इसमें था .com, पासवर्ड जो है मुझे याद नहीं है, तो इतना हो गया। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड इसका रखा हुआ है, जो भी है सिलेक्ट किया, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गिट पुश का मतलब क्या है कि मैंने जो भी वर्किंग की हुई थी वो इस रेपो में जाके ले जाओ। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर देखूं रिफ्रेश करके, आपको यहां नजर आ रहा है कि मैंने एक फाइल ऐड कर दी है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे इसके कंटेंट भी नजर आ रहे हैं। और मैं बैक करूं और अगर मैं कमिट पे क्लिक करके देखूं कितने कमिट हुए हैं, तो एक कमिट हुआ है। कब हुआ है ये सब डिटेल यहां पर लिखी हुई आ रही। तो अगर मैं एक और काम करता हूं, इसी चीज को मैं थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करता हूं। मैंने क्या किया, मैं आया, मैंने एक नई फाइल बनाई myfile2.txt, this is my फाइल। ठीक है, और सिर्फ मैंने ये इसमें लिखा है और सेव कर दिया। अगर मैं चेक करूं मैंने क्या लिखा है तो मुझे दिखा रहा है आपने ये लिखा है। ठीक है, एलएस करके देखता हूं तो आपको यहाँ पर दो फाइल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, रिमोट रेपो पर एक फाइल पड़ी है और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल ऐड कर दी। अगर मैं लिखूं गेट स्टेटस डैश एस, तो ये आपको क्या बता रहा है, गेट स्टेटस का मतलब है कि आपने कोई अगर वर्किंग की है, कोई चेंजेस किए तो वो क्या है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि माई फाइल 2 एक आई है, लेकिन आपने इसको कमिट करने के लिए या ट्रैकिंग के अंदर नहीं डाला। अगर आप इसको
स्टेजिंग एरिया में या ट्रैकिंग एरिया में लेके आना चाहते हैं तो आप git add की कमांड यूज करें, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मुझे ये फाइल आगे लेके आनी, तो मैंने लिखा git add और आगे मैं उस फाइल का नाम लिखूँ, या शायद आप डॉट लिख सकते हैं, तो उसका मतलब भी सेम ही होता है, जितनी भी चेंजेस आएंगे वो सब रिकॉर्ड कर लो। अब मैं जब git स्टेटस दोबारा चलाता हूँ, अब पहले क्या कह रहा था git स्टेटस में, अगर हम इसको देखें, एक फाइल है जो कि अभी ट्रैक नहीं हो रही, और जब मैंने इसको ऐड कर लिया, इसके बाद जब मैं स्टेटस देखता हूं तो अब ये बोला हाँ भाई एक फाइल आ गई है जो आपने ऐड की है, या शॉर्ट में -s लिख सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूं, तो git commit और -m का मतलब है क्या कमेंट लिखना चाहते हैं, मैंने लिख दिया एडिट फाइल 2, ठीक है। अच्छा, इसे सेव तो कर दिया, लेकिन बार बार ये मुझे मैसेज दे रहा है कि भाई आप सेट नहीं कर रहे, तो ये डिफॉल्ट यूजर नेम लेके आ रहा है। फिलहाल मुझे कोई इशू नहीं है, अगर मैं करना चाहूँ तो बहरहाल कर सकता हूँ। तो अब मैंने इसको इस रेपो के ऊपर, जो कि रिमोट के ऊपर मौजूद है, इसको अब आप एज्यूम कर लें कि ये जो फाइल 2 ऐड हुई है, एक डेवलपर ने क्या किया, उसने कोड में वर्किंग की, चेक कर लिया, सेव कर लिया, और अब वो कह रहा है ये ओके हो गया, तो अब ये पुश करके रेपो में, रिमोट रेपो में भेज देगा, जहां से आगे मजीद वर्किंग होगी, जो कि जेंकिंस की तरफ से होती है। तो अब मैं इसको कहता हूं कि इस कोड को दोबारा रिमोट रेपो पे ले जाओ। जैसे हम ये कमांड चलाते हैं, फिर यूजर ने पूछ रहा है, ठीक है। अब हमने ये चेंजेस भी भेज दी, यहां पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो हम यहां देख सकते हैं कि दूसरी फाइल भी ऐड हो गई, और आपने जो कमेंट्स लिखे हैं वो भी आ गए। और अगर मैं कमेंट्स पे क्लिक करूं, तो इसकी मजीद डिटेल आ रही है, और क्या चेंज किया है ये चेंज आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने इस चेंज के अंदर क्या किया, मैंने सिर्फ एक फाइल ऐड की है और उसके अंदर ये कंटेंट लिखे, तो आपको ये चीज नजर आ गई। बैक करता हूं, लोकल रेपो को गिटहब से तो हमने इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के लिए हमने ये कमांड चलाई थी, ये जो रेपो हमारी बनाई थी। अच्छा, हमने एक स्टेप इसलिए नहीं मैंने किया क्योंकि मेरा गिटहब पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो आप जाकर डायरेक्ट अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके बाद के ऑप्शंस आपके पास सामने आ जाएंगे। अच्छा, लोकल रेपो भी आप बना सकते हैं, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन आपके पास इंटरनेट पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये फीचर आपको देती है। अगर आपने AWS पे काम किया है तो AWS पे आपने एक फीचर देखा होगा कोड कमिट के नाम से। तो कोड कमिट के जरिए आप AWS में गेट की सर्विस को यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास। अच्छा, एक और चीज मिसाल के तौर पर, ये जो सेशन मैंने खोला हुआ था, ये सब फर्ज कर लें कि ये एक डेवलपर है जो ये काम कर रहा था। उसने क्या काम किया है, उसने 2 फाइल्स बनाई और यहां पर ऐड कर दी, ठीक है। अब दूसरा डेवलपर जो है वो, मैं विंडोज से अब सेशन देता हूं यहां पर, यार और मैं ये लिनक्स की विंडोज की मशीन पे मौजूद हूँ, और ब्लैक स्क्रीन को आप अज्यूम करें कि ये एक अलग डेवलपर है, और व्हाइट स्क्रीन को आप अज्यूम करें कि ये दूसरा डेवलपर है, ठीक है।
या यूं कह लें कि ये जो व्हाइट स्क्रीन है ये एक नया डेवलपर आ गया है और इसको कहा जाता है कि भाई तुम जो है ना इसी कोड के ऊपर काम करोगे। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि भाई मुझे वो कोड तो प्रोवाइड किया है, तो वो कोड प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि उसको इस रेपो पर एक्सेस चाहिए, ठीक है, ये चीज चाहिए उसको। तो उसका तरीका क्या है कि आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है क्लोन और डाउनलोड का, इस पे आप क्लिक करते हैं, इसमें जैसे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, लेकिन आप इसको इस लिंक को कॉपी कर लेंगे जो आ रहा है, ठीक है, ये जो लिंक है इसको मैंने कॉपी कर लिया अपने पास, ठीक है। और ब्लैक स्क्रीन पर हम आते हैं, यहां पर अभी आप देखें तो ये विंडोज की डायरेक्टरी खाली पड़ी है और मैं ये चाह रहा हूं कि वो काम जो हमने इधर किया था वो अब मैं यहां से भी शुरू करूं। ये एक अलग मशीन अज्यूम कर लें और एक अलग बंदा आप अज्यूम कर लें। तो मैंने इसको कॉपी किया और इस डायरेक्टरी में मैंने लिखा git clone और क्लोन के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया कि भाई ये जो कोड पड़ा हुआ है ना ये मुझे मेरी मशीन पे कॉपी कर दो। जब आप इस कमांड को चलाते हैं और ये विंडोज की मशीन है तो ये क्या कर रहा है, ये उस रेपो को जाकर क्लोन करेगा आपकी मशीन पे। ठीक है, अच्छा अब आप ये करें, आपको एक फोल्डर नजर आया, ठीक है, जिसका नाम है जो मेरी रेपो का नाम है, ठीक है। मैं अगर इसके अंदर जाऊं और dir करूं तो आपको ये दोनों फाइल्स नजर आ रही हैं। यहां पर अब एक क्वेश्चन कोई कर सकता होगा, ये शायद कर भी दिया होगा, कौन से स्टेप रिपीट करने की बात हो रही है? देखिए हमने क्या काम किया है, हमने क्या किया, ये पहला डेवलपर काम कर रहा था, ये तो हम देख चुके थे ना, ठीक है। हम ये जो मैंने अलग स्क्रीन खोली है, ये विंडोज के ऊपर मैंने ये ऑप्शन खोला था, मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है सिंपल और उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने ये कमांड चलाई है git clone की। और ये यूआरएल मुझे कहां से मिलेगा, मुझे ये यूआरएल मिलेगा मेरी रेपो में, यहां पर ये ऑप्शन आ रहा है क्लोन और डाउनलोड का, यहां से मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। यहां से कॉपी करने के बाद मैंने ये कमांड चलाई, तो इस कमांड ने क्या किया, इस कमांड ने इस फोल्डर के अंदर ये दोनों फाइल्स डाल दी। क्वेश्चन यहाँ पर जो आ सकता है वो ये कि इसने तो मुझसे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भी नहीं पूछा, ठीक है। अब रीजन क्या है, दो रीजन हो सकते हैं, आपने जो आपकी रेपो है उसको आपने कॉन्फ़िगर कैसे किया हुआ है। एक तो आपने पब्लिक रखा होगा, ये ऑप्शन हो सकता है, पब्लिक का मतलब है कि कोई भी डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि अगर आपने इसको प्राइवेट भी किया होगा, मैं इस रेपो के ऊपर ऑलरेडी अपने इस विंडोज की मशीन से काम कर रहा था, इस वजह से भी यूजर पासवर्ड मुझे ये पूछेगा क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्फ़िगर्ड हुआ हुआ है, ठीक है। आपने अगर कॉन्फ़िगर्ड कर लिया तो ये एक ही बार आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ के सेव कर लेगा, उसके बाद ये बार बार नहीं पूछेगा। अच्छा अब देखें, अब इसको कुछ इस तरह से चलाते हैं कि ये एक अलग डेवलपर है और ये एक अलग है, ठीक है। और ये हमारी रेपो, ये इसमें दो फाइल हैं, ठीक है। तो डेवलपर 2 जो है, जो विंडोज पे बैठा हुआ है, इसने क्या किया, इसने एक नया कोड लिखना है लेट से, तो इसने क्या किया, नोटपैड के ऊपर फाइल बनाई मिसाल के तौर पे, ठीक है, और इसने कहा दिस इज माय फाइल, और इसको इसने सेव कर दिया। अब अगर आप dir में देखें तो इस डेवलपर के पास तीसरी फाइल मौजूद है जो कि इसने अभी बनाई है, और लेट्स से कि इसने अगर ये कोड है तो इसको इसने टेस्ट कर लिया है, प्रॉब्लम्स इसने जो भी आ रहे थे वो सॉल्व कर लिए। अब ये इस पोजीशन पर आ गया कि भाई मैं ये चेंजेस को आगे पुश करूं, ठीक है। तो इसके लिए इसने क्या किया कि ये लिखेगा git add,
माई फाइल 3 लिख दें या डॉट भी लिख सकते हैं, तमाम फाइल्स के लिए होता है। क्योंकि अगर एक फाइल है तो मैं इसलिए नाम लिख रहा हूँ, अगर 10 20 30 फाइल्स हों तो मैं बजाय इसके कि सबके नाम लिखूँ, मैं डायरेक्ट सिर्फ डॉट लिख दूंगा, जिसका मतलब है जो भी चेंजेस हैं वो सब खुद डिटेक्ट कर लेगा जो मैंने एंटर कर दिया। तो ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी से ये फाइल को इसने अपने पास नोट कर लिया कि भाई इस फाइल को मुझे आगे लेके जाना है। अब मैंने इसको कमिट किया, मैंने लिखा git commit -m और इनका फाइल 3 एडिट इन या फाइल 3 एडिट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये इसने सेव कर लिया। अब ये सेव कहाँ हुआ है? लोकल रेपो के अंदर सेव हुआ है। लोकल डायरेक्टरीज में तो मौजूद है, लेकिन प्लस ये लोकल रेपो इस सिस्टम के ऊपर विंडोज वाली में मौजूद है। लेकिन अब मैं इसको, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुका हूं कि भाई इसके जरिए जो भी इशू आ रहा था वो सॉल्व हो गया, तो अब मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ। पब्लिक का मतलब मैं रिमोट रेपो पे भेजना चाह रहा हूँ। वो रेपो इन्वायरमेंट के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से प्राइवेट भी हो सकती है। तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पर? मैंने यहाँ लिखना है, और मैं ये पहले चेक करूँ इसमें वो ऐड है कि नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेपो मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, तो मैंने लिखा गेट पुश मास्टर, ठीक है। ओरिजिन क्या है? आपने जो भी रेपो ऐड की होती है बाय डिफॉल्ट उसको आप ओरिजिन के नाम से ऐड कर होते हैं, वैसे ये ओरिजिन। अब अगर आपने XYZ लिखा होता तो आप यहाँ पर XYZ लिख रहे होते। अच्छा जी, इसने मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ लिया, क्योंकि मैं जो है रेपो के अंदर चेंजेस करने जा रहा हूँ। तो मैंने अपना यूजर नेम लिखा, और पासवर्ड जो है लॉगिन करते हैं। वो आईडी और पासवर्ड है, जब आप गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाएंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। गिटहब के साथ ये जो हम पुश या पुल कर रहे हैं, ये हम HTTPS का मेथड यूज कर रहे हैं। दो मेथड्स होते हैं रेपो या रिमोट रेपो के साथ बात करने के लिए। एक आपका HTTPS होता है, जबकि दूसरा आपका SSH होता है, ठीक है। वो जब हम रेगुलर कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर आएगा। ये जो बार बार आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, आप चाह रहे हैं कि ये यूजर नेम पासवर्ड ना पूछे, तो आप SSH कीज जनरेट करा के गिटहब के अकाउंट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि जिस सिस्टम पे आपकी ये कीज होंगी तो वो आप पासवर्ड लेस आपकी कनेक्टिविटी बना देगा। अच्छा जी, ये हमने कमांड चलाई थी गेट पुश की, ठीक है। इसने क्या काम किया? इसने हमारी जो नई फाइल हमने ऐड की थी, ये इसने पुश करके रिमोट रेपो में दी होगी। इस चेंज को कंफर्म करने के लिए मैं आया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो हमें यहाँ पर नई फाइल नजर आ रही है, फाइल 3। ये चेंजेस कहाँ से आई हैं? कितने कमिट्स हो चुके हैं ये आपको बता रहा है। टोटल 3 कमिट्स हो। अच्छा, इत्तेफाक से मैं हर बार नई फाइल ऐड कर रहा हूँ, तो 3 कमिट्स का मतलब ये नहीं होगा कि 3 फाइल ऐड हुई। 3 कमिट्स का मतलब है 3 बार कोई चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर पुश की गई। ऐसा भी हो सकता था कि मैं एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके भेजता हूँ। तो 3 कमेंट्स का मतलब ये नहीं कि 3 फाइल्स पड़ी हुई, ठीक है। इस बार आप देखें कि पहले लिखा हुआ था रूट ने कमिट किया, रूट ने कमिट किया, अब मेरा नाम लिखा हुआ है। इसलिए क्योंकि मैंने विंडोज की मशीन के ऊपर अपने प्रॉपर जो है आईडी वगैरह इसको प्रोवाइड की थी। अच्छा, अब क्या है कि अगर आप जाएं वापस तो आपको 3 फाइल्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। ये 3 फाइल्स जो लास्ट आई है वो कहां से आई है? विंडोज की मशीन से हमने इसको, यस, डेवलपर नंबर 2 जो है उसने इसको पुश किया था। और पुश करने का मतलब है कि रिमोट रेपो के ऊपर भी उसका इंपैक्ट आ गया है। लेकिन अगर हम पहले डेवलपर के पास वापस जाते हैं तो उसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो यूजर है इसने लास्ट टाइम जब कोड
पे काम किया था तो उस टाइम वो नई वाली फाइल मौजूद नहीं थी, ठीक है। अब किसी भी रीजन की वजह से या रिक्वायरमेंट की वजह से ये चाहता है कि भाई जो भी चेंजेस रिमोट रेपो पे पड़ी हैं वो मेरे पास आ जाए। ये यहाँ लिखता है गेट पुल, ठीक है। आप एलेक्स करके देखें तो क्या हुआ, तीसरी फाइल इसके पास आ गई। तो मेनली क्या है कि जब भी डेवलपर्स को रिमोट रेपो से काम करना है तो वो क्या करते हैं, वो अगर तो उनको रिमोट रेपो के ऊपर डेटा भेजना है तो वो यहाँ से पुश कर देते हैं, और उनको अगर अपडेटेड कोड चाहिए होता है तो पुल करते हैं। अपडेटेड कोड लोकल चाहिए तो पुल करेंगे, अपडेटेड कोड रिमोट रेपो में भेजना है तो पुश कर देंगे। हम विंडोज में सीएमडी की जगह गिट बैश यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में क्योंकि मैंने गिट इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास गिट बैश होगा, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। गिट बैश यूज करें, सीएमडी यूज करें, जो भी है आप यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गिट की कमांड्स तो सेम होगी। ये दिखा रहा है जैसे क्लोन करने के लिए आप गिट क्लोन और रेपो का यूआरएल लिख देते हैं, और चेक करने के लिए आप रिमोट डैश वी लिखते हैं, और ऐड करने के लिए रिमोट सेट यूआरएल की कमांड लिखते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल दिखा रहा है, सेम वही तकरीबन ऑलमोस्ट हमने यही काम किया है। गिट लॉग की एक कमांड देखते हैं, गिट लॉग क्या करती है। गिट लॉग की कमांड अगर मैं लिखूं गिट लॉग, आप यहां देख सकते हैं क्या कह रहा है, फर्स्ट कमिट, ये पहला कमिट जो होता है उसकी डिटेल आ रही है। इसमें हमने बात की थी जब भी कमिट होता है तो कमिट का एक मैसेज होता है, उसका टाइम स्टैम्प होता है और उसका ऑथर कौन है, और कमिट का SHA-1 एक यूनिक ये जनरेट करता है। इसमें जब दूसरा कमिट हुआ तो उसमें भी ये आ रहा है। तीसरा कमिट जो है वो कहां से हुआ है, अच्छा वहां पर आपको नाम वगैरह और ईमेल एड्रेस डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है, ये डिटेल्ड आ रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ लिखूं डैश डैश 1 लाइन, इसमें ये आपको शॉर्ट में दिखा देगा 1 लाइन में कि भाई एक कमिट ये हुआ था, उसमें उसका कमिट SHA-1 जो स्ट्रिंग है वो ये है, और उसके अंदर आपने मैसेज जो दिया था वो ये था। शॉर्ट में देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं, और इस तरह मजीद भी कमांड है इसमें जो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी हिस्ट्री मेंटेन कर रहा है कि फर्स्ट कमिट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था। अच्छा, इसमें एक चीज इस एग्जांपल में नहीं आई लेकिन वो हम देखते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टार्ट में बात की थी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, अगर इन केस एक से ज्यादा डेवलपर सेम फाइल के अंदर अगर चेंजेस करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे माई फाइल 1 जो है इसके अंदर ये कंटेंट लिखा है, सही है, और अगर मैं विंडोज से देखूं कि भाई फाइल 1 के अंदर क्या है तो वो सेम ही होगा, फिर माई फाइल 1.exe दोनों तरफ मुझे दिखा रहा है कि इसके अंदर एक लाइन लिखी है दिस इज डेवऑप्स डेमो क्लास, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहली जो है यहां से माई फाइल 1.exe से मैंने कुछ कोड ऐड कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर देखूं इस फाइल के अंदर, ठीक है, और मैंने लिखा गेट ऐड करो, गेट कमिट करो -m, और मैंने यहाँ लिख दिया कि मैंने क्या किया है, मैंने फाइल 1 के अंदर कंटेंट को
एडिट किया या एडिट किया है इस तरह से, ठीक है, और मैंने इसको गेट पुश कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक डेवलपर ने एक एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं, ठीक है, और उसने इसको चेंज करने के बाद मूव कर दिया। अभी फिलहाल मैंने इस पे पासवर्ड सेव नहीं किया, इस वजह से बार बार ये मांग रहा है, ठीक है। तो हमने ये चेंज किया और इसका रिफ्लेक्शन हम यहाँ देखते हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 कमिट्स हो चुके हैं, ठीक है, और इस फाइल के आगे जो लेटेस्ट कमिट है वो मैंने ये लिखा था वो आ गया। अगर मैं इस फाइल को क्लिक करके हूं, तो यहाँ दिखा रहा है कि ये कंटेंट्स ने ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब इसी दौरान में सेकंड डेवलपर में फाइल को खोला जिसमें ये कंटेंट मिलते हैं, दिस इज चेंज फाइल फॉर विंडोज, तो मैंने सेव कर दिया इसमें, ठीक है। और अब मैंने यहाँ लिखा गेट ऐड स्टैटिक गेट commit -m changed by dev2, ठीक है, और गेट पुश। ना वो 2 मिनट के लिए ठहरना जरा, किसी का अगर कोई क्यूरी हो तो वो रिजोल्व कर लेते हो, किसी और कोई क्यूरी हो तो पूछ ले 2 मिनट के लिए। गेट लॉग्स में शो तो कर रहा है, तो करा, वही मैंने कहा लिखा है। वो मैं अगर 1 लाइन पे लिखा था तो बाय डिफॉल्ट उसमें डिटेल नहीं आ रही, लेकिन अगर आप सिर्फ गेट लॉग लिखेंगे तो उसके अंदर डिटेल आ रही है। और किसी का कोई क्यूरी हो तो पूछ। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहे? ओके अभी तक ठीक, कंटिन्यू कर जी, बोलो ना, अब कंटिन्यू कर ले, किसी को जरूरत वो सलमान ने कहा ओके सो। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्योंकि मैंने सेम फाइल के अंदर चेंज किया तो वो कह रहा है कि भाई आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो वहां पर चेंज हो गई है, ठीक है। तो आप क्या करें, पहले आप इसको गिट पुल करें और पुल करके आप अपने पास लेकर आए और फिर वर्किंग करें, ठीक है। पुल, ठीक है। अच्छा, गेट पुल जब करने गया ये, तो इसमें भी इसने इसको फेल कर दिया। फेल क्यों कर दिया? क्योंकि आपने यहां पर जो है फाइल 1 जो थी, अगर मैं इसको देखूं, माई फाइल 1.txt, अच्छा अब आप, मैं इसको नोटपैड पे खोलता हूं ताकि ये ज्यादा सही नजर आए। अब आपकी attention नहीं बढ़ेगी। अब आप इससे क्या समझते हैं? इसमें देखें, ये फाइल इसने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दी, एक हेड से इस लाइन तक, ठीक है, और दूसरा ये, ठीक है। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि भाई ये चेंजेस हो गई हैं। अब ये जो आपने चेंज किया है आपकी रेपो के मुताबिक वो ये है, लेकिन वहां पर जो चेंज पड़ा है वो ये है। आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस पर डिपेंड करता है डेवलपर कि भाई उसको तो पता है ना उसने क्या चेंज किया, उसने ये चेंज किया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये जो भी इसमें एडजस्टमेंट करनी है, जो भी वर्किंग करनी है, ये मैनुअल होगी, वो उसको सही करेगा। लेट्स से मैंने कहा कि यार एक काम करो, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ। मैं ये चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पे, मैंने इसको सेव किया, ठीक है, और फिर ऐड
गेट कमिट डैश एम, गेट पुश। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि हमने जो भी प्रॉब्लम थी उसको सेट करने के लिए हमने मैन्युअली उसको सही किया और वो आगे ट्रांसफर कर दिया। और मैं अगर आप यहां जाऊं और चेक्ड, ये आ गया, इसके बाद भी ये आ गया चेंज। तो अब ये चेंज जो है दूसरा डेवलपर है उसको भी ये चेंज यहां पर अप्लाई करना पड़ेगा अपने पास। गेट पुल, ठीक है। और अब आप देखें अगर माई फाइल इसके पास भी चेंज आएगा। अच्छा, ये जो तरीका है ना, इसमें दोनों डेवलपर्स को काम करना पड़ा, दोनों को अपडेट करना पड़ा वगैरह वगैरह, ये बाल का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप डायरेक्टली जो वर्किंग कर रहे हैं डायरेक्टली रिमोट रेपो पे भेजने के बजाय ब्रांचेस के ऊपर काम करते हैं। ब्रांचेस क्या चीज है? हमारे पास ऊपर भी आई थी, कि बजाय इसके कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप डायरेक्ट अपनी रेपो में काम करके आगे भेज रहे हैं, आप एक और जो है वर्चुअल डायरेक्टरी बनाते हैं जिसके ऊपर काम करते हैं और उसको पहले अपनी रिमोट रेपो पे उसको अपडेट करते हैं और उसके बाद आगे भेजते हैं। उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको और इसको इन डेप्थ हम बाद में देखेंगे। आप जब भी गिट पे काम कर रहे होते हैं, अगर मैं लिखूँ गिट स्टेटस या स्टेटस, तो एक लाइन आपको ऊपर लिखी हुई नजर आती है ऑन ब्रांच मास्टर, ठीक है, या मैं लिखूं गेट ब्रांचेस, ये ब्रांच होता है मास्टर। इसका मतलब ये है कि आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं इस डायरेक्टरी के अंदर वो इस ब्रांच से रिलेटेड है, ठीक है। आप क्या करते हैं एज अ डेवलपर से रिलेटेड है ये खासतौर पे कि आप मास्टर ब्रांच में डायरेक्टली वर्किंग नहीं कर रहे होते, आप एक अलग ब्रांच बनाते हैं, ठीक है। जैसे गेट ब्रांच HB होता है एलिमेंट और डेफ ऐड ये कमांड चलानी थी हमने। और अब जब मैं यूं चलाता हूं तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? अब आपको बता रहे हैं कि दो ब्रांचेस हैं आपके पास, फोल्डर आपका एक है, ब्रांचेस आपके पास दो है। इसका क्या मतलब है? इस कमांड ने क्या काम किया है? इस कमांड ने काम किया है कि इस ब्रांच के अंदर जो भी वर्किंग थी उसकी कॉपी एक और बना दी है डेफ के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ 3 फाइल है और मैंने लिखा गेट चेकआउट, इसका मतलब है अब मैं जो भी काम करूंगा वो इस ब्रांच के अंदर काम हो रहा होगा, उसका इंपैक्ट यहाँ नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल क्या है? अगर मैं एलएस करूं, आपको ये 3 फाइल्स नजर आ रही है, ये 3 फाइल्स मास्टर में भी मौजूद थी, यहाँ पे भी है, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एक नई फाइल बनाई माई फाइल 4, मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम सेव करने के लिए, माई फाइल 4। यहाँ पर आप देखिए 4 फाइल्स हो गई हैं, लेकिन ये 4 फाइल्स कहाँ होने जा रही है? इसके अंदर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट ऐड गेट कमिट डैश एम फाइल 4 एडिट, ठीक है। अब आप एलएस यहाँ पर देखें 4 फाइल्स हैं, लेकिन जब मैं जाता हूँ वापस चेकआउट करके मास्टर वाली में और एलएस करूँ, यहाँ 3 फाइल है, मैं वापस जाता हूँ यहाँ 4 फाइल। ये डिफरेंस क्या है कि हर बार
आप अपने मास्टर फाइल के मास्टर ब्रांच के अंदर चेंजेस नहीं कर रहे होते, ठीक है, इसकी वजह से आपको डायरेक्टली कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप एक नई ब्रांच बनाते हैं, उसमें जो भी वर्किंग करनी होती है आप उसके अंदर वर्किंग करते हैं, ठीक है, और जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई ये सब कुछ सेट हो गया है, तो मास्टर के अंदर आप उसको ट्रांसफर करते हैं और मास्टर से फिर आगे लेके जाते हैं। रीजन ये है कि ये छोटे छोटे एरर जो आते हैं वो इसकी वजह से स्किप हो जाएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि मास्टर के अंदर हमने एक तरफ से कुछ और चेंज कर दिया था, दूसरी तरफ से कुछ और चेंज कर दिया था, तो उसमें मर्जिंग पे कुछ इश्यूज आ रहे थे। यही काम अगर हम थ्रू ब्रांचेस करते तो ये इसको ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर लेता। तो ये बहरहाल ये इन डेप्थ हम आगे पढ़ेंगे ब्रांचेस क्या है कि आप एक वक्त में आपका एक लेटेस्ट कोड पड़ा हुआ है और आप उसमें डायरेक्ट चेंजेस करने के बजाय लोकली एक और उसकी कॉपी बनाते हैं जिसको हम रेपो करें, ठीक है, और उसके अंदर सॉरी ब्रांच कह रहे हैं, और उसके अंदर आप जो भी चेंजेस करते हैं जब वो ओके रहती है तो देन अपना कोड जो है उस ब्रांच से मास्टर के अंदर मूव कर देते हैं। और वो मल्टीपल भी हो सकती है। लेट से आप एक चेंजेस पे काम कर रहे थे, अब एक और कोई बग आ गया और एक से ज्यादा बग आ गया सेम डेवलपर के पास, तो वो बजाय इसके कि हर एक चेंजेस को एक ही कोड के अंदर काम कर रहा है, तो वो उसके लिए मल्टीपल ब्रांचेस के ऊपर बनाकर काम कर सकते हैं और ये ब्रांचेस बाद में वो अपनी मास्टर ब्रांच से मर्ज कर सकता है। रीजन ये है कि जिस टाइम पे वो काम कर रहा है उतनी देर में किसी और ने कोई कोड पुश कर दिया होगा, तो अब वो बार बार अपने काम के अंदर उसको मिक्स करने के बजाय अपनी मास्टर ब्रांच को अपडेट कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा बार बार वहां पर, ताकि दूसरों की जो चेंजेस हैं वो उसकी मास्टर में आती रहे, और जब वो अपना काम पूरा कर लेगा तो वो पहले अपने मास्टर के अंदर उस चेंज को लेकर आएगा और दोनों के चेंजेस को अपने सिस्टम के ऊपर चेक करेगा कि भाई एक उस चेंज किया वो मास्टर में आ गया, एक मैंने चेंज किया वो भी मैंने अपने मास्टर में डाल के अपने पास चला कर दूं कि भाई कोई इश्यू तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहरहाल इसको डिटेल में हम कोर्स के अंदर देखेंगे कि ये ब्रांचेस किस तरह से बनती है, मर्जिंग क्या होती है और किस तरह से ये वर्किंग करती है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते। यहाँ पर और कोई सवाल नहीं कर सकते। क्लाउड एडब्ल्यूएस के ऊपर हम लोगों ने एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह के इशू आए थे कि उन्होंने पेमेंट वगैरह नहीं की थी एडब्ल्यूएस को किसी भी रीजन की वजह से, उसमें हम नहीं जा रहे थे, तो एडब्ल्यूएस ने उनका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो खैर उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर गया वो तो गया, वो एक अलग चीज थी, लेकिन कोड के हिसाब से मैं खासतौर पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि वहां पर जो ये जो गेट यूज हो रहा था वो ये वाला गेट नहीं था, बल्कि वो एडब्ल्यूएस की अपनी जो सर्विस है कोड कमिट वो यूज हो रही थी, सारा कोड उसके ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, क्योंकि जो भी कोड गेट कोड कमिट या गेट के ऊपर पड़ा हुआ है वो गया कहां से, वो डेवलपर्स की मशीन से ही है। तो लेटेस्ट कोड जो है वो डेवलपर की मशीन पे ऑलवेज अवेलेबल है। तो अगर मेरा गेट का सर्वर किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो मुझे इससे कोई खास इशू नहीं है, मेरा काम चल सकता है। हमने क्या किया, वो कोड जो अवेलेबल था एडब्ल्यूएस के अकाउंट का जो भी इशू था वो जब सॉल्व हो गया या नया अकाउंट हमें मिल गया तो हमने वो दोबारा से वो कोड वहां पे दोबारा से सिंक करवा दिया, तो हमें इससे कोई इशू नहीं आया। प्लस अगर आपको फिर भी लोकल एक और इसको कॉपी बनानी है कि भाई मैं अपने पास भी रखूं, तो उसका तो सिंपल हमने ये कमांड देख ली थी। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से क्लोन या तो डाउनलोड कर लें अपने पास, ठीक है, या किसी भी मशीन के ऊपर आप जब ये कमांड चलाते हैं, हमने यहाँ पे भी चलाई थी, तो इसने क्या काम किया था, इससे सारा कोड उठा के लोकल यहाँ पे ये लेकर आ गया था। तो आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, ये क्लोन कर लें, या आपने वन टाइम क्लोन कर लिया है उसके बाद आप इसको स्केड्यूल कर दें कि यहाँ पर पुल करता रहे। वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी फिर भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप गेट पुल की कमांड यूज करेंगे तो वो एक मखसूस इंटरवल के बाद यहाँ पर कोड लेकर आता रहेगा। ठीक है, गेट में कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं वरना हम आगे बढ़ते हैं।
जिसमें भी ये समझ लें अभी हमने गिट में जो प्लानिंग एंड कोडिंग खत्म कर लिए, अब हम मूव करेंगे बिल्ड पे, राइट, जो मैविन वगैरह आपके जो है उसको, राइट। फिर उसके बाद टेस्ट पे जाएंगे, जो एसई के नाम से आपने एक वो दिया हुआ था टूल। तो अभी हमने गिट खत्म किया है, जो कि सिर्फ कोडिंग का हुआ है। अब हम जाएंगे बिल्ड पे, इज इट राइट? वो जेंकिन का शुरू ना, जेंकिन तो टॉपिक अभी कौन सा है इसके बाद, क्योंकि अभी आपने गिट तो फिनिश कर लिया है, उसके बाद एक बीच में बताया आपने कोडिंग वगैरह, हमारी कोडिंग फिनिश हो गई है मल्टीपल सिनेरियो के साथ, मल्टीपल डेवलपर के साथ, टीम के साथ, टीम वर्क फिनिश हो गया, अब कमिट भी हो गया। अब आपने बिल्ड जो है रेडी करनी है, फिर उसके बाद टेस्ट होगा, जो आपने वो डायग्राम दी थी। बिल्कुल कुछ तो उसका मतलब ये आप, अच्छा खैर आप स्लाइड में मैं देखना चाहूँगा कि क्या है नेक्स्ट। तो सिर्फ कोडिंग हुई है, कोडिंग पार्ट में है, डॉकर होगा और डॉकर तो फिर वो तो ऑपरेशन में चला गया ना, बहुत अच्छा नहीं है। अभी जो डेवलपर साइड में जैसे गिट और आपने बताया था वो मैविन, वो मैं पूछ रहा था कि ये मैविन का पार्ट भी हो गया इसके अंदर, या अभी बताएंगे आप या नहीं होगा इस पे कवर? असल पहले हम जेंकिंस पहले देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलो जेंकिंस देख लेते हैं, ठीक है, जेंकिंस देख लेते ताकि